कभी बेचारी थी, जी। सबला जीवन है हमारा, हुँ। आँखों में पानी भी है और आँचल में दूध भी है। हुँ। अबला जीवन तो है नहीं हमारी, हुँ। ना मैं हूँ बेचारी, जी। मैं हूँ नारी, जी, जी। निर्माण कर्त्री नारी। मेरा यही। कुछ मेरी कुछ तुम्हारी के इस छठे एपिसोड में सभी श्रोतागण को अनुपम मिश्रा का नमन। आप सबके प्यार और विश्वास के लिए मैं तहे दिल से आभारी। इतने सारे लोग हमें सुन पा रहे हैं और प्रेरणा लेकर कुछ नया करने का मन बना रहे हैं, तो इससे बढ़कर और क्या बात हो। आज हमारे साथ कुछ मेरी कुछ तुम्हारी में अपने जीवन सफर की कुछ रोचक और प्रेरणादायक बातों को साझा करने के लिए प्रस्तुत हैं मेरी प्रेरणा स्रोत, मेरी हिंदी शिक्षिका अंशु माला झा दीदी। अंशु दीदी ने अपना जीवन हिंदी को समर्पित किया और हाल में ही अपने कार्य से अवकाश लेकर आजाद हुई हैं। इन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया है। अंशु दीदी, मेरा तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं चाहूंगी कि मेरी शिष्या अनुपम अब सातवें आसमान की ऊंचाई से भी ऊंची शिखर पर जाए, और सभी विद्यार्थियों के लिए भी मैं ये शुभकामना देती हूँ कि वो अपनी मंजिल के चरम शिखर पर पहुंचे और हम गुरु का नाम रोशन करें। जी, आपका यही प्यार है जो आज तक मुझे आपसे जोड़े हुए है, और इसके लिए मैं आपका फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे एक बार कहने पे आपने मेरे इस पॉडकास्ट के लिए अपनी हामी भर दी। दीदी, यहाँ पे मैं आपसे पहला सवाल शुरू करूँगी। हाँ, आपने बिल्कुल। शिक्षक बनने का निर्णय क्यों लिया? अनुपम, शिक्षक बनने का निर्णय तो मेरा जन्मजात ही होते हैं कि मैं हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता भी बहुत सुयोग्य शिक्षक अध्यापक के रूप में मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में माँ थी, इन्होंने काम किया है। तो ये मुझे अगर मैं अपनी संकोच कहूँ कि माता पिता ही मेरे प्रथम गुरु हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि माता पिता का संस्कार ही बच्चों में वो नींव डालता है, आधारशिला होती है और उसके व्यक्तित्व की। और दूसरी बात, मेरे मन में भी बहुत सवाल उठते थे, तो मैं पुस्तक तो बहुत पढ़ती, तो मुझे लगता है कि इन दोनों की प्रेरणा से ही मैं शिक्षक की ओर मेरा बचपन से झुकाव रहा और शिक्षक बनने का निर्णय। और आपके इस निर्णय ने हम कितने ही शिष्यों मतलब इतना कुछ सिखाया। आपके जो हिंदी में वो एक ओज है, शौर्य है, और जिस ऊर्जा के साथ आप हम लोगों को कुछ भी सिखाती थी, वो आज भी हमारे आंखों के सामने। आप किसको इस ऊर्जा का स्रोत मानती हैं दीदी? इस ऊर्जा का स्रोत हमारा गहन अध्ययन भी है, क्योंकि किसी भी पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं और आत्मानुभूति होती है, उससे हमारे अंदर की जो आत्मानुभूति अभिव्यक्ति निकलती है, वह स्वतः स्फुटित होती है, ज्ञान के रूप में और रस के रूप में, सौंदर्य के रूप में और लय के रूप में। और जितनी भी ज्ञान की अभिव्यक्ति है, उसके पीछे साहित्य की जो सुंदरता है, साहित्य की जो परिष्कृत भाषा है, भाव है, व्याकरण है, वो सबके कारण ही ओजपूर्ण भाषाएं हो जाती। जी दीदी, बहुत सही। आपका ज्ञान, और आप जिस तरीके से हमें हिंदी का इतिहास पढ़ाई थी दीदी, वो आज तक 9वीं 10वीं में हमने हिंदी का इतिहास पढ़ा था, और आज भी मैं जी हाँ। अंग्रेजी पढ़ाते हुए भी बच्चों को अंग्रेजी के इतिहास के साथ हिंदी का भी इतिहास बताती हूँ। तो वो आपकी ही देन है दीदी। हाँ, इसके लिए हम शिक्षक बहुत खुश हैं और आभारी हैं। हमारे बच्चों ने ये एहसास किया और उसको आगे ले जाने की कोशिश। दीदी, हिंदी के लिए हम इतनी सारी बातें करते हैं, हिंदी को हम जैसे कुछ लोग राष्ट्रभाषा के रूप में भी मानने लगते हैं, पर ताज्जुब इस बात का है कि अपने देश की कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है। आप इस बारे में नहीं, क्या सोचती हैं दीदी? ये प्रश्न थोड़ा बहुत विस्तृत है और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला। भाषाएं तीन होती हैं अनुपम। जी। जब हम खुद बोलते हैं, माँ की गोद में जो सीखते हैं, वो हमारी मातृभाषा जी। होती है। तो तीन कोस पर पानी और कोस कोस पर वाण, जी। जी। तो बहुत सारी मातृभाषाएं हैं और उसे बोली भी कहते हैं। हम्म। उसमें जब साहित्य की रचना होती है तो बोली हो जाती है, और जब उसकी बृहत रचना होती है तो उपभाषा हो जाती है, और वो हिंदी में समाहित हो जाती है। बड़ा ही मतलब मैं गर्व से कहती हूँ, किसी के पत्र, लिखित पत्र के द्वारा हिंदी राष्ट्रभाषा न हुई है न होगी, क्योंकि इसमें राजनीति के कारण हमारी राष्ट्रभाषा का जो पत्र लेखन है और सरकारी मान्यताएं हैं, वो कोई मायने नहीं रख पाई, क्योंकि जब संपूर्ण राष्ट्र जिस हिंदी को बोल रही है,
तो वो राष्ट्रभाषा है, ठीक है। और राजभाषा जब लिखित रूप से इस हिंदी की या राष्ट्रभाषा में हम कोई भी कार्यालय, दफ्तरी, ऑफिशियल कार्य करते हैं तो वह राजभाषा कहलाती है। यहीं पर हिंदी के साथ भाई राष्ट्रभाषा स्वतः बन गई, हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा। जी जी। कहीं कोई लिखित कागजात ना हो वो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन वो हमारी भाषा है। यह कहते हैं बहुत छोटी, और मुझे कहने में संकोच हो रहा है कि हम अपने पूर्वजों को ऐसा क्यों कहें, तो मैं वो शब्द नहीं कहूंगी, लेकिन नीति साफ नहीं थी, इसीलिए नागरिक प्रचारणी सभा आज भी मौजूद है और वो आगे नहीं बढ़ा सकती राष्ट्रभाषा के नाम से। पर हमारी हिंदी गर्व से आप भी कहें कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है और उसी में हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने महात्मा गांधी की 1951 की लिखी हुई कथन को पढ़ा है। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन सिर्फ प्रधानमंत्री बन जाऊं तो संपूर्ण भारत की भाषा सिर्फ एक हिंदी होगी राष्ट्रभाषा, ये बात। और मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि मैंने पिछली बार मोदी सर जी को मैंने लिखा था कि हमारी राष्ट्रभाषा के लिए आप कुछ नए कदम उठाए। उत्तर मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, सहज नहीं था, नहीं आया, लेकिन मेरी कोशिश सही। इतने चीज बदल गए तो राष्ट्रभाषा लिखित प्रमाण भी बदल। तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, आप संकोच न करें, गर्दन उठा के बोलें, उसे कोई मिटा नहीं सका। बहुत अच्छी और सच्ची बात कही है दीदी यहाँ, क्योंकि क्या होता है कि जब मैं कक्षा में पढ़ाती हूँ और अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, अंग्रेजी चुनने का वो अलग ही मेरा किस्सा है, पर जब मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ तो उनको सबसे पहले यही बताती हूँ कि अंग्रेजी आज दुनिया भर की दूसरे पायदान पे आ गई, पहले तीसरी थी अभी दूसरे पायदान पे आ गई, और उसको दूसरे पायदान पे लाने वाले और कोई नहीं, भारतीय ही हैं। तो जो भारतीय हिंदी बोलने में शर्माते हैं वो भी अंग्रेजी में करके अंग्रेजी को दूसरे पायदान पे ले आए और अपनी भाषा के बारे में ही नहीं सोच रहे। तो मैं कहूंगी अनुपम इस विषय में, निज भाषा उन्नति है सब भाषा के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान दे मिटे नहीं अपोस। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये दो पंक्तियां हैं और ब्रज में है, तो मैंने उच्चारण भी उसी प्रकार से करने की कोशिश की है। तो भारत जब तक पूरी तरह है, भारत के जो अंग्रेजी पोषक मानसिकताएं हैं वो जब तक हिंदी नहीं अपना लेती तब तक हमारी राष्ट्रभाषा होकर भी हमारे दुश्मन अपने ही देश में मौजूद। दीदी आप जैसे खुद हिंदी शिक्षक रही हैं, आपने इतना समय हिंदी शिक्षण में दिया है, समर्पित किया है, तो आप हिंदी शिक्षकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आज मैं जब विद्यालयों में देखती हूँ, मेरी खुद बेटी है 9वीं में है, लेकिन उन लोगों को हिंदी में रुचि नहीं है। मेरी छोटी सबसे छोटी बेटी है, वो कहती है मुझे हिंदी नहीं, मतलब मुझे जबरदस्ती इंटरेस्ट डालना पड़ता है कि देखो बेटा इतनी प्यारी भाषा है, लेकिन ये तो विद्यालयों में आना चाहिए ना। जैसे मैंने आपसे सीखा है, मेरे घर परिवार में हम लोग मैथिली बोलते हैं, आपसे सीखा कि हिंदी में क्या तेज है, क्या ओज है, वो प्यार आपसे मिला। तो आपके हिसाब से शिक्षकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, हिंदी शिक्षक की, वो बच्चों में वो देखिए बेटा, ऐसा है कि हम शिक्षक अध्यापक सिर्फ ये समझें कि हम राष्ट्र के निर्माता हैं। इतिहास भी गवाह है कि जो राष्ट्र के निर्माता सोचकर अध्ययन कार्य जिन्होंने किया है वो उनके विद्यार्थी आज बहुत ऊंचाई छू रहे हैं और छुएंगे भी, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में। और देश जो गुलाम था आजादी के समय के, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, ये सब हिंदी प्रेमी व्यक्ति, अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी, तो इसी तरह के लोग, सरोजनी नायडू को आपने पढ़ा होगा, अंग्रेजी में लिखती जी जी जी, और 8वीं 9वीं में उनको कैम्ब्रिज कॉलेज में, तो उनको कहा गया कि भारत में सब कुछ है बेटा और आप हिंदी में लिखिए। तो हिंदी के प्रति अनुराग पैदा करना, हिंदी की वस्तु स्थिति को राष्ट्रभाषा के रूप में बच्चों में डालने की जो हिंदी की विशेषता है, जो हिंदी की प्रखरता है और जो हिंदी की सरसता है, वो हम बचपन से ही अध्यापक गण अपने छात्रों में, विद्यार्थियों में, बच्चों में डालेंगे, तभी तो फल हमारे पल्लवित पुष्पित होंगे और उसका मिठास आएगा, और तभी हम सौरभ फैला पाएंगे दुनिया के कोने कोने में। और मुझे यह कहने में संकोच तनिक भी नहीं
कि हमारे राजनेताओं के कारण ही हिंदी तीसरे स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई है, जो प्रथम स्थान पर होगी और भविष्य उज्जवल है। आगे प्रथम स्थान पुनः हासिल करने की कोशिश में हम सब। अध्यापक की भूमिका अहम है बच्चों को जागरूक करने के लिए हिंदी के लगाव के प्रति। ये बच्चों का कहना होता है जैसे हर्षई दीर्घई नहीं समझ पा रहे, वो तो हर्षई दीर्घई बोलते भी नहीं है। मैं अगर बच्चों को कहती हूँ ये हर्षई है दीर्घई है, बोलते ये क्या होता है, ये तो छोटी बड़ी। और मुझे याद है इसके लिए आपसे मुझे बहुत डांट पड़ी थी कि ये छोटी बड़ी क्या होती है, ये हर्ष है ये दीर्घ है। लेकिन आज बच्चों को समझाना मुझे हाँ, मुश्किल लग रहा है। इसलिए कि लिपि ज्ञान, वर्णमाला ज्ञान, आज के अध्यापक टीचर तो बन रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वो जब तक स्वयं न पढ़ेंगे, स्वयं उच्चारण का जो विज्ञान है, भाषा विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान है, वो नहीं समझेंगे। देवनागरी लिपि की एक विशेषता है, वह जैसे लिखी जाती है वैसे बोली जाती है, वैसे समझी जाती है। तो जब तक शिक्षक खुद नहीं उसको समझेंगे, बोलेंगे, तो वो बच्चों को क्या प्रेरित कर पाएंगे, बच्चों को क्या बताएंगे। यही वजह है कि हमारे बच्चे हिंदी की जानकारी में कमजोर पड़ रहे हैं देश में। जी, मुझे याद है दीदी आपने 7वीं कक्षा में मतलब सारे बच्चों को वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला फिर से लिखने को कहा था। और उसमें जो बच्चे जी मतलब ढ के नीचे बिंदु नहीं लगाए थे, तो उस समय तो पहले शिक्षकों को अधिकार भी था तो हम लोगों को पिटाई भी लगी थी कि हमने ढ के नीचे बिंदु नहीं लगाई थी। तो उस समय मुझे 7वीं कक्षा में इसका अंतर पता चला कि ढ अलग होता है और अढ़ अलग होता है, पढ़ना तो वो अलग हुआ। हाँ, वही चीज़ मैं बच्चों को समझाती ये हूँ, लेकिन बहुत, वो विद्यालय में नहीं समझाया जाता हाँ, दीदी। आज भी उस चीज़ों से कई शिक्षक जो हैं वो उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। इसका जबरदस्त उत्तर है कि शिक्षकों में भी अनुभव की कमी है, वर्णमाला की पूरी जानकारी नहीं। टवर्ग जो होता है, जी मूर्धा से उसका उच्चारण होता है, तो जी उसको जब तक हम नहीं बोलेंगे ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य ण, जी इसमें कहीं हिंदी नहीं, चार वर्णों में है। लेकिन जब हम सड़क बोलेंगे, ड़ बोलेंगे, चौड़ा बोलेंगे, तो नीचे क्या लगेगी, बिंदी लगेगी। जी और जब हम पढ़ाई बोलेंगे, चढ़ाई बोलेंगे, तो वो बिंदी लगेगी। जी और इन दोनों बिंदी वाली वर्णों से ये बीच में आते हैं। एक चीज और समझना है हम सबको कि ये शब्द जब भी लिखेंगे ये बीच में आएंगे, इससे जी कोई शब्द शुरू नहीं होता है। जी लेकिन ढक्कन, मोल, ये टवर्ग से शुरू आरंभ होता है। तो ये बच्चों को आप भी लेखन कौशल में बहुत अच्छी योग्यता आपने बनाई है, अनुपम तुमने बनाई है, तो बच्चों को समझाएं। मैं तो यही संदेश दूंगी, या जो सुनेंगे ये बात हमारी आपकी, तो वो समझाने की कोशिश करेंगे। जी ये दूरी कम होंगी बच्चों में, जो कि कौन टवर्ग है कौन ड है, ये अलग ध्वनि है। जी और नुक्ता सिर्फ उर्दू में ही नहीं होते, उर्दू की नुक्ता की हमें क्या जरूरत, हिंदी तो जी समृद्ध भाषा है। हम्म तो जब मुगल आए तो नुक्ते वाले वर्ण आए, तो बिना नुक्ते के भी तो हम उच्चारण करते हैं, लेकिन जी ठीक है नुक्ता लगा देते हैं, तो सोचते हैं कि हिंदी अच्छी हो गई, जी सुंदर हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं। हम्म, अगर उर्दू में आप काव्य लिखें तो पूरी उर्दू शब्द का इस्तेमाल करें। और हिंदी में तो अगाध हमारे वर्णमाला बहुत, करीबन 59 है, 59 है। अच्छा बच्चों की जानकारी के लिए तो ये, मैं तो 12th क्लास में पढ़ा करके रिटायर हुई, 11वीं क्लास में, 10th में और 6th क्लास में भी। तो बच्चों को मैं वर्णमाला खुद पढ़ा, यही कारण है कि बच्चे अभी मिस करते हैं हमें, जहाँ से मैं अवकाश प्राप्त की हूँ। तो वो याद है कि कैसे आप हमें स, श और श में अंतर बताया करती हाँ, थी। आज भी जब बात करने की बात आती है, मेरी हिंदी उतनी समृद्ध नहीं है, मैं क्षमा चाहूँगी दीदी, मैं आपकी उसको आगे नहीं बढ़ा पाई क्योंकि मेरा पूरा सफ़र अंग्रेज़ी बोलने निबढ़ाना में भी निकल से। जाता है। कोशिश होती है पर वो ड़ और अड़ में अब भी मैं गलतियाँ करती हूँ और कई लोग मुझे टोक भी देते हैं तो आप अगर कुछ बता सके कि र और हाँ, हाँ, अड़ में जो अंतर है वो मैं अभी भी समझ नहीं पा रही कि कैसे उससे निजात पाऊँ, कैसे हाँ। सही से बोल पाऊँ, सही उच्चारण करूँ। निजात, जैसे बाढ़ को हम बोलेंगे ना, जी तो बाढ़ शब्द जो है उसको
उच्चारण अक्सर सभी लोग करते हैं। बाढ़, जी बाढ़ कोई शब्द नहीं है। जी। चूड़ा शब्द बोलेंगे हम्म। तो चूड़ा में भी अ, ड़ का उच्चारण है, तो चूड़ा लोग बोलते हैं। जी उसमें जी जो य र न है वो ण से बोला जाता है, जी तो वो बदल जाती है ध्वनि। ठीक है, जी। तो उस कारण से जब भी हम बोलेंगे य हम्म र ल व, हम्म। सबका अलग अलग उच्चारण स्थान है। जी। और इसके लिए कोई भी सिंपल व्याकरण की बुक अगर हो जाए, या हम्म ऐसे ही जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम्म। वो बातचीत अगर करते हैं तो निश्चित रूप से ये शंकाएं दूर हो जाएंगी। हम बोलेंगे घोड़ा, तो जिह्वा ऊपर जाएगी। जी। ड़ जो है बिंदी वाली, तो हम्म। जिह्वा सदैव ऊपर जाएगी। चौड़ा, है ना। जी जी भड़क, तड़क, सड़क, जिह्वा जी ऊपर जाएगी और दिमाग से नीचे आएगी। जी। और अगर बोलेंगे टम टम, तो हम्म। वो भी मूर्धा के अंत भाग से उसका उच्चारण होगा। तो ये उच्चारण अव्यक्त प्रयास की जरूरत है, और ये स्वतः प्रयास करने से अवगुण दुर्गुण इसके समाप्त हो जाते हैं। बिहार में ये बहुत जबरदस्त है, जी ये अवगुण एक जी वर्ग के उच्चारण से, और ये स्वतंत्र ध्वनिया जो है ड़ ढ़ के उच्चारण को। जी और दूसरा है तालव्य स, जी मूर्धन्य स, और जी। दंत स। हम्म। दंत सा मतलब दांत पर जी जिह्वा टच करेगी, तो साफ सफाई ऐसे उच्चारण। समय, जी सफेद, अ, और जितने भी शब्द होते हैं हम्म दंत स, जिसको बहुत बच्चे बोलते हैं सांप वाला स, तो हम्म। सांप वाला कोई स नहीं, दंत स है। जी और दूसरा है तालव्य श। तालव्य श के उच्चारण में गर्म हवा दोनों बगल से निकले, और जब बहुत शुद्ध उच्चारण होता है तो एक तरह की बहुत सुरीली सीटी जैसी आवाज आती है। जी शरबत, शराफत, शिल्पी, है ना। जी तो शिशु, ऐसे आवाज आती है। अब जैसे कि मूर्धन्य श है, तो वो मूर्धा से भी उसकी आवाज आती है। जी षड्यंत्र, षटकोण, गणेश, न जी का उच्चारण, तो ये मूर्धा। तो इन बात पर बहुत महीन चीज है ये वर्णमाला की। इसके लिए जब तक हम प्रयास नहीं स्वतः करेंगे, स्वेच्छा से, स्वतंत्र रूप से, एकांत में एक चित्त होकर, एकाग्र होकर, तब तक ये दुर्गुण हमारा दूर नहीं होगा। अब बिहार में अक्सर लोग समय के बदले तालव्य बोलते हैं, और जी। तालव्य के बदले दंत स बोलते हैं। तो ये तो उच्चारण अवयव हमारा दूर। और मुझे तो कितने लोगों ने सफर में पूछा है, आप कहाँ के रहने वाले हो? जी आपकी भाषा संस्कृत है क्या? तो मैंने कहा ऐसे कुछ भी नहीं है। खास तौर पर दिल्ली में पूछ बैठे, मैं तो शुद्ध बिहारी हूँ, जी और मैं उतना ही बढ़िया हिंदी बोलती हूँ जितने अच्छे आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं। जी जी फिर जी। भी कहीं ना कहीं आप भी मैनेज होते हैं। तो ये भाषा जो है उसमें जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो कभी कभी टच करती है, जी तो उसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। जी तो मैं ये कहना चाहती थी कि वर्णमाला का सही ज्ञान होना चाहिए। मैं इसमें एक छोटी सी संदर्भ सहित व्याख्या करना चाहूंगी कि दिल्ली में वो पत्रकार थी, वो लड़की ट्रेन में मुझे मिली, भागलपुर की ही थी, और मेरी हिंदी पर इतनी मोहित हो गई कि वो जब तक हम लोग भागलपुर पहुंचते, उसे मुझे यही व्याकरण जो अभी चर्चा का विषय है जी वो मैं उसे पढ़ाती थी। और वो अभी बहुत अच्छा बोलती है, थोड़ा बहुत कमियां अभी भी हैं। जी ऋतुराज नाम है। जी। तो ऐसे ही बातचीत के दौर में भी ये कमियां समाप्त तो होती हैं। ये आपने बहुत सही कहा कि अगर हम बचपन से ही या छोटे से ही अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो शायद वो आप आप पर जिस तरह से माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना हुआ है और जिस तरह की हिंदी आप बोलते हैं वैसे ही हमारे बच्चे भी आगे चलकर बोल पाएंगे। और मैं भी प्रयासरत रहूँगी, मैं बिल्कुल। भी कोशिश करूँगी कि आपने अभी जो भी बताया है उस पे मैं अपना अभ्यास किया करूँगी। दीदी आप इस बहुत खुशी है। जी दीदी, आप 17 वर्ष की थी तब से आप हिंदी पढ़ा रही हैं और इस समय दौरान हाँ, में आपने बहुत समय इस हिंदी शिक्षण को दिया है। तो अपने इस सफ़र में किन किन बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है? मैं सचमुच में जब खुद की विद्यार्थी थी, तभी से घर में अपने भाई बहन को पढ़ाती थी।
और चूंकि पिताजी हिंदी के विद्वान थे तो कुछ गलतियां हो जाती थी तो बराबर टोकने का, कहने का, सुधारने का मौका मिल जाता था। तो वो मैं बहुत गौर से सुनती थी। दूसरी बात कि मैं किसी की भी वार्तालाप को बहुत ध्यान से सुनती थी। जी। तो वार्तालाप को ध्यान से सुनने की वजह था कि मैं मनन करती थी उसे। मनन करते करते मुझे लगता था कि ये चीज हमें सीखना है, हमें इसको बोलना है, ये हमें ऐसे करना है। तो मैं खुद की गलतियां खुद सुधारती थी और सुधारने के प्रयास के बावजूद क्या होता था कि मैं देखती थी कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिलता जा रहा है। जी। माँ सरस्वती की तो मैं उपासिका बचपन से रही जी। और जब मैं बोलती थी तो दूसरे के बोलने के क्रम में मैं सतर्क रहती थी कि मैं किसी को गलत अपने व्यक्तित्व की छवि ना बिगाड़ूं, गलत ना बता दूं किसी को जो मेरी गलती से एक समुदाय में गलत हो जाए। जी। इसका मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता था शिक्षण के दौरान। मैंने कॉलेज में भी 3 साल पढ़ा है, 34 साल मैंने शिक्षण का काम किया है कुल मिलाकर। और अभी भी मैं करती हूँ, आसपास बच्चों को सिखाती हूँ। तो ये मैं बहुत ध्यान देती थी। अनुपम, बहुत आश्चर्य होगा सुनकर, मुझे बोलने में अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन एक जुमला पेश करना चाहूंगी। जी। मैं प्राइवेट कॉलेज भागलपुर महिला कॉलेज में पढ़ाती थी और सुंदरवती अ, बिहार की नाक कॉलेज मानी जाती थी उस जमाने में। हम्म। वहाँ की लड़कियां आती थी इंटर का क्लास करने, बीए का ऑनर्स क्लास करने के लिए। और जब मैंने पहली बार पढ़ाया तो जो प्रिंसिपल थे उन्हें लगा कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। फिर वो 55 मिनट की घंटियां थी, बाहर खड़े होकर इतने खुश थे कि उन्होंने मिठाइयाँ मंगवाई और मेरे हाथ में देके कहा, सबसे पहले आप खाइए बाप रे। अद्भुत, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो इतने शिक्षक आए गए और आप जैसा किसी ने नहीं पढ़ाया। तो मैं अपनी गलतियों और अवगुणों को दूर करने में आज भी कोशिश करती हूँ कि मुझ में जो कमियां हैं वो मेरे द्वारा यह अन्याय न हो जाए कि दूसरे तक पहुंचे और कोई पीढ़ी खराब हो। ये सतर्कता मैं बराबर लखीसराय बालिका विद्यापीठ में भी रखी, तुम सबों के बीच में भी रखी, फिर मैं कहलगांव गई वहां भी मैंने रखी और अपनी हिंदी के प्रचार प्रसार मैंने वहां भी किया। फिर अंत में BRDAV बरौनी रिफाइनरी आई, वहां भी अंग्रेजी टीचर से मेरा पंगा हो जाता था, आप क्या पढ़ाएंगे जो मैं पढ़ाऊंगी। जी। मेरी हिंदी कण कण में गुंजित है अभी भी। और रेडियो जैसा मंच मिला जहाँ गलतियों को दूर करना, नित्य नए चीजों को सीखना, ज्ञान विज्ञान से रूबरू होना, अपनी राष्ट्रभाषा मातृभाषा के प्रचार प्रसार को कभी भी अपने से मैंने अलग नहीं किया। ये सचमुच में माता पिता के साथ सरस्वती की ही कृपा मुझ पर है। और मैं कहूंगी जो सरस्वती माँ की वंदना और प्रार्थना करेंगे उन्हें मिलेगा ही। ये तो आपने बहुत लंबा अंतराल बताया जो आपने शिक्षण को समर्पित किया है। और मुझे भी याद है कि आप एकदम दुबली पतली सी दीदी हुआ करती थी, लेकिन जब बोलती थी तो वो जो हमारी कक्षा होती थी पूरी डोलती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मतलब कोई कुछ और कर सके, क्योंकि वो हम बंध जाते थे, जैसे सम्मोहित हो जाते थे आपकी आवाज़ से। और तो आपसे ये हिंदी की कला है। जी, जी दीदी, सच्ची हाँ ये हाँ। हिंदी की कला है। मुझे तो लगता है भाषा की कला है, क्योंकि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ और मेरी भी वही मतलब मैं उसमें भी प्रश्नरत रहती हूँ हाँ हाँ, रहना ही कि चाहिए। जी, कोई हमारे भी बच्चे भाषा हो अंग्रेजी। अनुपम, वो जी। कला कौशल अपनी होती जी, जी। तो वही सीख तो आपसे ही है। मिली है। आपके ओज को देखकर मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी बच्चों को उस तरह से बाँध के रखूँ कि जब मैं पढ़ा रही हूँ या मैं बातें कर रही हूँ, तो आपके दिमाग में कुछ और आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। दीदी इन एक 24। सफल अध्यापक भी। जी, हाँ हाँ। एक सफल अध्यापक दीदी आप बोलिए। एक सफल अध्यापक की भूमिका होती है कि वो अपने में बच्चों को साधारणीकृत करे। मतलब मैं जो मंच पर हूँ वो समझो कि तुम हो, जी। तभी बच्चा ज्ञान पा पाएगा, जी। सीख। जी दी और हम्म। दीदी आपने इन 24 साल के अपने सफ़र में कितने ही विद्यार्थियों तो से जुड़ाव महसूस किया होगा, कितने लोग आपके बहुत करीब आए होंगे, फिर बिछड़े होंगे। तो आज भी आपसे जब वो पुराने विद्यार्थी या जैसे मैं आपसे जुड़ती हूँ, तो आपको कैसा महसूस होता है दीदी? आप अपने शब्दों में हाँ, मेरा 34 साल का सच में लंबा सफर रहा। और जब मैं अपने विद्यार्थी को देखती हूँ
तो जितनी खुशी मैं क्या हूँ उससे नहीं मिलती, उतने मुझे अपने बच्चों से, मैं अपनी बेटी जैसी, बेटे जैसे बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे मकाम पा चुके हैं, बहुत जी ज्यादा खुशी होती है। जी और मुझे लगता है कि हर एक के दिल में मैं वही मातृत्व रस भर सकूं, वही वात्सल्य भर सकूं, जिससे और भी ऊंचाइयां छुए। जैसे मैं तुम्हारे विषय में सोचती हूँ, रश्मि के विषय में सोचती हूँ, जी यहाँ भी मैं जमशेदपुर में हूँ, वहाँ दीपशिखा मिली, नूतन से बातचीत हुई, उन सभी बच्चों के प्रति मैं सोचती हूँ कि जी बहुत मतलब कहीं अनंत ऊंचाइयां पाए, और अशेष शुभकामनाएं देते हैं कि आप बहुत आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़े। नहीं जी कहा जाता है कि जहाँ आप, आपकी नजर वहाँ घूंघट खुले उजाले का। तो मैं अपने बच्चों के लिए जिन्हें मैं अपने बच्चों से बढ़कर विद्यार्थी को मानती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे, उनका नया सवेरा प्रकृति की नई घूंघट हो और ज्ञान से भरा हुआ उनका मुखमंडल। मैं यही शुभकामना अपने बच्चों को देती हूँ, जो हमारे बच्चे से बढ़ कर के हैं, हमारे विद्यार्थी, जी हमारी जी दीदी। छात्राएं, हमारे छात्र हैं। हम्म, जी दीदी, वो मुझे रश्मि, बहुत अंदर से बहुत जी, वो रश्मि भारती दीदी से भी बात हुई थी एक बार, तो उन्होंने भी बताया था। आज वो एक प्रकाशन का संपादन कर रही हैं, कई हाँ कामों में लग चुकी हैं, कितनी सारी मतलब साक्षात्कार कर चुकी हैं। तो वो भी बताती हैं कि आपसे ही उन्होंने सब कुछ सीखा है। तो सही में आपको बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत खुश नसीब सब। बहुत अच्छा। जी जी सबसे मजेदार बात है, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर माता पिता जैसे चाहता है ना जी जी कि हमसे हमारा बच्चा आगे बढ़े, जी तो जी मैं सोच रही हूँ कि हम इतना आगे बढ़ गए, अब मुझे क्या चिंता। तो एक अध्यापक अपनी छवि बच्चों में देखते हैं, और वो जी सफलीभूत जो बच्चे सफल होते हैं, सच्चे सपूत होते हैं, तो जी इससे बढ़ के और खुशी क्या हो। जी आप। उसमें भारद्वाज प्री क्लास में उसको मैंने साहित्य लिखने दिया था, तो उसने लिख के मुझे दिखाया, तो मैंने कहा तुम निश्चित रूप से साहित्य में ही जाओगी बेटा। तो हुँ, मैं तो पहले मुझे लगा, और आज मैं उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार पा चुकी है। जी, जी। तो मैं जब तुम्हारी उसकी चर्चा करती हूँ किसी के सामने, तो मुझे बहुत यश मिलता है, और मैं बहुत, नहीं कहते हैं कॉलर ऊपर करती हूँ, तो मैं बहुत गर्वान्वित होती हूँ इस बात जी, को, मतलब तिनका तिनका सुख का अनुभव लेती ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही दीदी कि हम लोग अपने शिष्यों में अपनी एक छवि देखते हैं और उनको आगे बढ़ता हूँ। हुआ हाँ देख के वो गौरव और वो जो शांति मिलती है, वो खुशी मिलती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है दीदी। हाँ, दीदी, एक इसी बात होती है कि जब हम किसी को सफल देखते हैं तो हमें लगता है कि उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान रही होगी, इसलिए आसानी से सफलता मिल गई। पर जब हम नज़दीक से देखते हैं तो गहराई में जाकर असलियत का पता चलता है। आप शिक्षकों और शिष्यों दोनों के लिए ही एक मिसाल हैं। पर ऐसे ही कोई किसी को इतना आदर नहीं करता ना दीदी। उनकी हर एक हुनर को, उनकी लगन को और उनके जुनून को लोग सलाम करते हैं। आपने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे होंगे दीदी। अपनी किसी 3 बहुत सबसे मुश्किल घड़ियों के बारे में हम सबको बताएं। आपने उनका कैसा सामना किया, कैसे आप उनसे जूझ के आगे बढ़ पाएँ, जिनसे हमारे सुनने वाले श्रोतागण भी सीख पाएँ? मेरा तो संघर्ष मुश्किलों से ही रहा। और वो एक गाना है ना कि दुख के अंदर सुख की ज्योति। तो दुख कई प्रकार के होते हैं, सिर्फ आर्थिक दुख ही नहीं होते हैं, जी, मानसिक दुख भी दुख होता है। और बच्चों के बीच में जो समस्याएं आती हैं, बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। तो बच्चों को जो जब भी हम समझाते हैं, तो ये बोलते हैं कि देखो, सुख दुख जीवन के दो धार, दो पहलू हैं, है ना। जी, तो उनको झेलना, जैसे हम झेल रहे हैं, वैसे ही विद्यार्थी जीवन से जब तुम कर्म क्षेत्र में उतरोगे, तो उसको सहना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको केवल खाने पीने मौज मस्ती करने का ही सुख है, वो नहीं। अपने आत्मबल से, आत्मज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से जो दुख आता है, उसमें जैसे सोने को गला करके धातु को गलाया जाता है, फिर दूसरे आकार में ढाला जाता है। तो संघर्ष, मैं भी बहुत झंझावात झेली हूँ, और उस समय में मैंने बहुत सारी मुश्किलों से बच्चों को भी पार लगाया है,
और खुद भी पार लगाया। इसमें मैं उदाहरण देना चाहूंगी, सोने की परख गलकर ही होता है। तो जब तक हम गलेंगे नहीं, व्यक्तित्व मेहंदी की तरह लाल। तो मेहंदी जब तक बटेगी नहीं, पिसेगी नहीं, तब तक हाथ की लाली दिखेगी। जी जी। तो वैसे ही अध्यापक की लाली है। पुरुषार्थ हासिल करने के लिए संघर्षशील होना पड़ता है, तभी दूसरों को दीपक की तरह जल कर दिया प्रकाशित करता है। आज आपसे बातें करते हुए ऐसा लग मुश्किल रहा है। है जैसे मैं एक फिर से मुश्किल थी कि मुझे अचानक हेलो। जी जी दीदी आप बोलिए। बीच में कट जा रहा है शायद, इसलिए मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, तो मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कठिन समय था। एक बात कि एक बच्चों को 12th क्लास का फॉर्म भरना था, ठीक है। जी। और बच्चे गलत रास्ते पर चली गई थी, लड़की थी। मैंने सीबीएसई के बोर्ड ऑफिस से, रीजनल बोर्ड ऑफिस से उस बच्ची के लिए हुँ। कहा कि मैं उसकी ये हूँ, स्कूल में एग्जामिनेशन विभाग को मैं देखती हूँ, जी। और मेरी वो बच्ची है, हुँ। और इस बच्ची को किसी तरह फॉर्म फिलअप आप करवा दें। क्योंकि इस स्कूल से वो एग्जाम नहीं दे सकती है, दूसरे स्कूल से इसका फॉर्म भर के वो परीक्षा देने की अनुमति करें। तो चूंकि वो टीनेजर्स वाला प्रॉब्लम था, जी। तो उस बच्ची को मेरे इस कथन से, वो काम हमारे प्रिंसिपल का था, वो मैंने किया, जी। ठीक है। हुँ। और बच्ची को 12th क्लास में फॉर्म फिलअप, बहुत सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा, उस हुँ। बच्ची ने रांची के एक विद्यालय से फॉर्म फिलअप किया। और हुँ। पढ़ने में चूंकि बहुत अच्छी थी, टीनेजर्स का प्रॉब्लम था, वो सब के कारण वो अपने स्कूल से एग्जाम देना नहीं चाहती थी। हुँ, हुँ। और वो आज कनाडा में जॉब कर रही, वाह रे दीदी! अच्छे पोस्ट पर है किसी प्राइवेट कंपनी में। जी। तो इस तरह के कई एक उदाहरण है, मिसाल है मेरे साथ। जी। विद्यापीठ में भी कुछ बच्चों की मैं दुश्मन बन जाती थी बिना सोचे ही। जी। तो उसके पीछे दो तीन कारण है। एक तो क्रोध मनोविकार जो होता है ना, वो बच्चों को सही राह पे लाने में जी। मदद करता है। तो जी। मैं बच्चों को, जो भटक जाते थे बच्चे, क्रोध के द्वारा ही उसे मैं सुमार्ग पर लाती थी। दीदी आज आपसे बात करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज फिर से 10वीं कक्षा में चली गई हूँ और आपके किसी हाँ, एक कक्षा में बैठकर आपसे सुन रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। तो मुझे याद है आप जो भी कविताएं हमें सिखाती थी, वो कविताएं आज भी कभी कभी मेरे कानों में गूंजती हैं और वो अजीब सा एक संबंध बन गया है उन कविताओं से। जैसे वो कविता थी, है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। सब तो आपकी माना उस आवाज़ में जो हमने वो कविता पढ़ी थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जब मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया तो शायद कोशिश मेरी यही रही कि आपने जिस तरह हमें बताया था वैसे ही मैं उसको बताऊं, और उससे भी वो उतना ही पसंद है। उसको मैंने याद भी करवाया था वो। तो आपकी आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं, पढ़ाई हैं, और अभी भी आप जैसे पढ़ा रही हैं। तो आपके सबसे दिल के नज़दीक कौन सी कविता है दीदी? आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अपनी ओजस्वी आवाज़ में एक कविता हम सबको सुनाएं। मैं तो कविता लिखती भी हूँ और गाती भी हूँ। जी। जैसे बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है जो मुझे बहुत पसंद है, जी। और अपनी लिखने की भी मैं सुनाऊंगी। पहले उनकी कविता कहती हूँ। जी। उन्होंने लिखा था, अ, मैं मतलब वो है, उनकी कविता अंदर से बहुत आध्यात्मिक होती है। जी। तो वो लिखते हैं, 12th में थी, इलेक्टिव में चलती थी तुम्हारे समय में भी। तो वो मैं क्लास में गा के पढ़ाती थी। मैंने जीवन भर जो सेवा की है, शिक्षण की कविताओं को गा गा करके ही, जिसमें गेय जी। होता है उसको पढ़ाती, उसी रस में पढ़ा। जी। तो उसमें था, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसलिए खड़ा दीदी रहा, दीदी, हेलो दीदी। है कहाँ को। दीदी हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ हेलो। रही। आप वो शुरू हाँ, से कविता फिर से करेंगे ना? वो आवाज़ कविता की नहीं आई। मैं हरिवंश राय बच्चन की कविता गाकर सुनाती हूँ। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसलिए अड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, पुकार कर दुलार लो, दुलार कर सुधार लो, इसलिए अड़ा रहा, इसलिए अड़ा रहा, है कोई कहाँ
जिसे भूल सूल सी ना गड़ी, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार। हेलो। जी जी दीदी। हाँ, ये तो हरिवंश राय बच्चन की कविता है, लेकिन मैं अपनी कविता का भी पाठ करना चाहूंगी। जी दीदी जरूर दीदी। हेलो। जी जी दीदी जरूर सुनाइए तो दीदी। मैं, अब आवाज अच्छी आई है, जी। तो मेरी एक कविता है कि नारी को लोग सीमा रेखा में बांधते हैं और बदनाम भी करते हैं, है ना। जी और बहुत कानून बनाते हैं कि नारी उन्मुक्त है और सारी जो कष्ट है नारी का, समाज बदल गया। तो वस्तुतः समाज पूर्णतः नहीं बदल पाया है। जी और विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 को, जी तो मैं चाहूंगी उसी से संबंधित मेरी कविता हो। जी जी और ये मेरी पुस्तक ये छपी है सत्यम प्रकाशन से प्रकाशित जी हुई है, उड़ान शब्दों की। तो उद्बोधन कविता का शीर्षक है उद्बोधन, ठीक है। जी जी दीदी। कान पक गए सुनते सुनते, कान पक गए सुनते सुनते, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, कान पक गए सुनते सुनते। पुरुष क्यों नहीं इस श्रेणी में, प्रश्नवाचक चिन्ह है, पुरुष क्यों नहीं इस श्रेणी में, इसका भी ध्यान करो। सिर्फ नारी के लिए है कोई, नारी ही क्यों करे, नारी ही क्यों करे कर्तव्य पालन, नर क्यों हरदम अनजान रहे, नर क्यों हरदम अनजान रहे। कहते सभी नारी स्वतंत्र है, कहते सभी नारी स्वतंत्र है, आधुनिकता की दौड़ में। मैं पूछती हूँ उनसे, मैं पूछती हूँ उनसे, क्यों चीर हरण आज भी द्रौपदी का, बेमेल व्यवस्था है यह कैसी, बेमेल व्यवस्था है यह कैसी, कैसा है यह समाज तंत्र, केवल ढोल पीटते क्यों, नारी को हो गया मत समझो, नारी जग में महान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान, नर नारी का जब कदम बढ़े समान, तब मानवता कहलाती है महान। पर आओ अब नव निर्माण करें हम, दरिंदों का समूल नाश करें हम, नव जागरण का बिगुल बजाओ, उद्बोधन गीत मिल कर गाओ, उद्बोधन मिलकर गाओ। बहुत सुंदर दीदी, आपने तो अपने शब्दों में बता दिया कि नारी की सही में लो कि हम अबला नहीं है। कौन कहता है कि हम अबला हाँ, है, मैथिली सबला है। शरण गुप्त की है, अबला जीवन। हाँ, अबला जीवन है बेचारी, आंखों आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। तो ये जो अब मैं कहूंगी कि अबला जीवन तो कभी नारी थी ही नहीं, नारी कभी बेचारी थी, जी। सबला जीवन है हमारा, हम्म। आंखों में पानी भी है और आंचल में दूध भी है। हम्म। अबला जीवन तो है नहीं हमारी, हम्म। ना मैं हूँ बेचारी, जी मैं हूँ नारी, निर्माण कर्त्री नारी, मेरा यही कहना है। दीदी, ये मुझे याद है एक दिन आपने हम लोगों को बताया था, और बहुत सुंदर बात है, और मैंने वो हमेशा याद रखी है कि हम अबला नहीं सबला हैं। हमें जिस चीज़ के लिए तुम हाँ, कहते ये हो। जो है ना, समाज पुरुष प्रधान था, तो ये अब वो कभी सह नहीं पाते हैं कि नारी आगे आए, जी। नारी का वर्चस्व रहे। लेकिन ये सब समय बदल गया। अब 1% लोग हैं जो सोचते हैं कि नारी कुछ नहीं कर सकती। जी नारी तो मैं अनुपम आज एक बात बताऊंगी, अभी महिला जो फर्स्ट फाइटर थी, वो जी हमारी शिष्या भी रही है, भावना कंठ, जी मुजफ्फरपुर की है। जी जी। भावना BRDAV से ही उसने, मैं उसकी हम्म। टीचर भी रही, वहीं से 10th किया था उसने। तो कहाँ अबला है, अबला उबला की बात गई। हेलो। जी जी दीदी। हाँ, तो इस भावनाहीन भावना से नारी को ग्रसित नहीं होना है। दीदी आपने जैसे इतने सालों पढ़ाया, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे आपके करीब ही आ गए हों कुछ, क्योंकि आप हमेशा अनुशासन में, आप अनुशासन के लिए बहुत ज़्यादा कठोर हुआ करती थी कि अनुशासन हाँ, होना है, क्लास अपनी कक्षा में सबको अनुशासित ही रखना है। तो कुछ शिष्य या कुछ आपके शिष्य ऐसे होंगे जो आपकी उस कठोरता के रूप में आपको याद रखते होंगे, और आपकी आपने जो उन्हें डांटा होगा उसको किसी विकार के रूप में आपको याद रखे हों, या हम जैसे शिक्षकों को उस तरीके से याद रखते हैं। तो उन हाँ जैसे रखते हैं। शिष्यों को, उन जैसे विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज तुम्हारे माध्यम से उन सभी
उस तरीके के, उस ढंग के बच्चों को अभी भी मैं समझाऊंगी कि वो मार, वो फटकार, वो प्रताड़ना, वो सब उनके सुधार की भावना के लिए ही हमने किया था, या हम अध्यापक कर रहे हैं या करेंगे, या जिन्होंने किया है। तो मैंने भी अपने उन बच्चों को जो सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, पढ़ाई छोड़कर गलत रास्ते को वर्ण कर लिया है, तो मैंने पहले भी कहा कि मनोविकार, हंसना, रोना और क्रोध भी होता है। तो सबसे फलीभूत और सबसे जल्दी तेजी से क्रोध ही आता है। तो उस समय उन बच्चों को लगा होगा कि हमारे टीचर, हमारे गुरु, हमारे मन दुश्मन है। लेकिन यदि उन्हें थोड़ा भी ज्ञान होगा तो आज हम वो बहुत मिस करते होंगे टीचर के रास्ते के लिए चुना चाहिए, और उन्होंने उस रास्ते को सही किया। तो वो अब समझते होंगे कि उनका प्रताड़ना और उनका मार, उनके कठोर वचन ही हमारे उस समय मित्र थे, जिससे मैं आज अच्छे मार्ग का चयन करने में सक्षम। जैसे मैं इस मिसाल से उसे अभी संदेश देना चाहूंगी कि रत्नावली थी तुलसीदास की पत्नी। तुलसीदास जी रत्नावली के प्रेम में इतना आसक्त थे कि सावन की अंधेरी रात में वो नदी में मुर्दा पकड़ के पार हो गए। कहा जाता है कि 1 बज गया था, तो ससुर जी के डर से अंदर फाटक से नहीं आकर के दीवार में छुप 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 के सांप के सहारे चढ़ करके घर में प्रवेश किए। तो पत्नी ने कहा कि धित, ऐसे देह को तासु ऐसी प्रीति, आप ही मेरे नश्वर शरीर से इतना प्रेम करते हैं, यदि इतना प्रेम आप भगवान से करेंगे तो अमर हो जाएंगे। और उसी दिन से वो मठ में चले गए और रामचरितमानस लिखने की उन्हें प्रेरणा मिली। तो बच्चों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारे इस प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम मतलब ज्ञान के लिए, हमारे सुधार के लिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। जी दीदी, उम्मीद है आपकी ये बात सभी शिष्यों तक पहुंच पाए, जो कभी माता पिता भी अगर कठोर हो जाते हैं तो उसको एक घाव की तरह वो हेलो। अपने। जी दीदी। जी दीदी। हाँ हाँ हाँ, बोलो। हाँ, तो जब कभी माता पिता भी नाराज हो जाते हैं तो वो एक घाव की तरह से उसको याद रखते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस तरह से तुलसीदास जी को रामचरित रामचरितमानस लिखने का मौका मिला, वो इतना कुछ कर पाए, तो वैसे ही अगर अनुशासित रहेंगे तो ही हम भी आगे बढ़ सकते हैं। और उसमें हमारे शिक्षक और माता पिता बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। दीदी, अभी एक ऐसा सवाल पूछूंगी आपसे जिसमें थोड़ा आपको अपनी कल्पना या अपनी सोच के हिसाब से हमें बताना होगा। जैसे यदि आपको समय चक्र में बोला जाए कि आप शिक्षक को छोड़कर। हेलो। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आवाज़ आ रही है दीदी मुझे लगा कट गया। दीदी, अगर आपको समय चक्र में जाने का फिर से मौका मिले और आप पीछे जा रहे हो, तो आप शिक्षक को छोड़कर और दूसरा क्या बनना चाहेंगी? मैं समय चक्र में तो चाहूंगी कि शिक्षक ही बनूं। मेरी ललक अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि बनाने में कुंभकार जो होता है, कुम्हार, वो कभी थकता नहीं बर्तन बनाने में। जी। ईश्वर सृष्टि की रचना करने में थकता नहीं, तो एक अध्यापक भी थकता नहीं अपनी पढ़ाई से। और उसे सीख, बच्चों से भी हम सीखते हैं ना, तुम लोगों से भी सीखते हैं। जी। तो सबसे पहले तो वही चाहूंगी कि सीखने सिखाने का क्रम हो। अब उस सीखने सिखाने के क्रम में बहुत सारे अलग अलग ढंग के तरीके हैं। जैसे मैं काउंसलर बनूं, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कोई मंच मिले। जैसे कहीं गांव में जो पढ़ाई से दूर भागते हैं, उन बच्चों को समेट कर शिक्षा की ओर प्रेरित करें। तो हमें ऐसे मंच की तलाश रहती है समय चक्र में। चाहे ऑडियो हो, चाहे मीडिया हो, चाहे लेखन के द्वारा हो, चाहे कोई स्टेज मिले, सामाजिक स्टेज, राजनीतिक स्टेज या साहित्यिक स्टेज। तो इन सभी के द्वारा ही हम लोगों को समझा पाएंगे और राष्ट्र के विकास में सहयोग करने के लिए
मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे, यही मेरी हार्दिक इच्छा भी है। जी दीदी, आपने फिर से बहुत ही सुंदर बात कही कि एक कुम्हार का, एक शिक्षक का काम है एक पीढ़ी तैयार करना, और उस पीढ़ी को तैयार करने में आपने इतना जीवन लगाने के बाद भी आप कहते हैं और भी मिले तो काफ़ी नहीं है। बहुत अच्छी बात है दीदी। मैं अभी अनुपम बताऊं, मैं फेसबुक पर काउंसलिंग करने को सोच रही हूँ, स्टार्ट नहीं की हूँ। जी हाँ दीदी। हेलो। हाँ हाँ दीदी हाँ बोलिए। हाँ आप। हाँ, तो तुम लोग जैसे अगर दर्शक मिलेंगे तो मैं निश्चित फेसबुक पर भी आऊंगी। जी जी बच्चे दीदी। भाषा के लिए, राष्ट्रभाषा के लिए, मातृभाषा के लिए, सभ्यता, संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति का अंधाधुंध अनुकरण के कारण व्यक्तित्व का जीवन तत्व, जीवन मूल्य, मानवता, ये सब गिर गई है, तो उसे जी ऊपर उठाने के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। जी जी दीदी, ज़रूर हम सब आपका उसमें साथ देंगे और आगे बढ़ के आएंगे एक साथ उसमें। हम सब जो आप करना चाहते हैं उसमें मिल के काम करेंगे। चल। दीदी, दीदी हाँ आपने आकाशवाणी में भी अपना बहुत समय दिया है, उसके हाँ कुछ हाँ। अनुभव मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ साझा करें। आकाशवाणी में तो सच में मुझे बहुत बड़ा मंच मिला, आकाशवाणी, और रंगमंच भी, खुला रंगमंच मिला। आकाशवाणी का दो मंच होता है, एक होता है स्टूडियो के अंदर, वो तो मिला ही मिला, और दूसरा होता है ग्राम जगत, एक सेक्शन होता है आकाशवाणी का, जो 3 घंटे का प्रोग्राम किसी मेले, किसी भवन में अलग से आयोजित करता है, बहुत सारे कलाकारों का। तो उसमें भारत के कोने कोने से कलाकार आते थे, और मुझे मातृभाषा में भी करने का मौका मिला, खुला मंच। और स्टूडियो में हिंदी और मातृभाषा अंगिका जो हमारी है, इन दोनों मतलब भाषाओं के द्वारा हमने अपनी मौलिक अभिव्यक्ति दी है। तो जब मैं मंच पर काम कर रही थी, तो उसमें खुले मंच से मुझे एक ज्ञान हुआ। अभी रिटायर कर गए हैं, वो कार्यक्रम अधिशासी पोस्ट पर थे रांची में, श्री प्रकाश भैया, वीरेंद्र शुक्ला सर। तो इन लोगों ने मेरी प्रतिभा को पहचाना, और खुले मंच में बीच बीच में आके मुझे स्लिप दे देते थे कि तुम ऑडियंस से रूबरू हो। खुला मंच तो करीब, मेरे खुले मंच में दर्शक की संख्या 20,000 से अधिक हुआ करती थी। मंच संचालन मैं सरस्वती की आभारी हूँ कि मैं बहुत अच्छे से आज भी करती हूँ। अभी भी मुझे 5 कल का मिला हुआ है निमंत्रण, लेकिन मैं नहीं जा सकूंगी। तो उन्होंने कहा कि तुम ऑडियंस से आंख मिलाओ। पहली बार जब मैं स्टेज प्रोग्राम कर रही थी आकाशवाणी की, तो वो जो मैंने किया, और उन्होंने जो मुझे इसके लिए बूस्टअप किया, वो आज तक है। और जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो एक हिंदी अधिकारी थे, अब नहीं हमारे बीच, हरे राम पांडे सर। तो उन्होंने कहा कि बेटा, जब मंच पर हो ना, तो तुम समझो कि हम नाग हैं, और हम जो भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। इतनी मतलब दबंग होना चाहिए, कबीर की तरह समाज को कुछ कह सके, श्रोता को हम समझा सके। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब हम अपने आप में इतना गुदगुदाए, इतना अच्छा लगा, इतनी बड़ी सीख मुझे मिली कि मैं उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आकाशवाणी से मुझे ये मिला, स्क्रिप्ट लेखन में आत्मबल मिला, और सभी कलाओं में, संगीत कला में भी मैं निपुण हुई, नाट्य कला में निपुण हुई, और कौशल तो वाचन कौशल था ही, अभिव्यक्ति, भाषण सब तो था ही, लेकिन जो चीज उन्होंने मुझे दिया, शायद किसी ने नहीं दिया। इसीलिए मैं श्रोता का प्रेम पाकर बहुत अपने आप को समझती हूँ कि मुझे स्वर्ग मिला, अनुपम। दीदी, ऐसा सुनते हुए लग रहा है कि बस आपको सुनते ही जाए, ये साक्षात्कार खत्म ही ना हो। दीदी, आपने अभी बताया कि आपने गायन कौशल में भी बहुत कुछ सीखा है, तो एक गुजारिश करूंगी, छोटी सी गुजारिश, कि कोई भी अपने पसंद का गीत हम सबों के सामने पेश करें, बस कुछ ही अभी पल की अनुपम, सही। हाँ, मैंने 2-3 गीत लिखा था अभी फिलहाल। एक जो राम जन्मभूमि का हुआ था ना, उसमें भी मैंने चैती लिखा था और डेलिकेट किया जी था मोदी जी को। तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन मैं अभी गा के सुनाती हूँ। मेरा अंगिका का फोक सॉन्ग है, जी उसे जी मैं गा दीदी। रही हूँ।
हिंदी में भी है, जैसे हिंदी में इधर एक दशरथ के राम पुस्तक पब्लिश्ड हुए हैं, तो जी अंगिका हिंदी मिक्स है, तो उसको मैं गाने की कोशिश करूंगी। 2 लाइन याद है, चूंकि बिना देखे तो मैं गाती नहीं हूँ, तो 2 लाइन गा के सुनाती हूँ, लिखा चैती हुआ है। है आपके पास तो दीदी ले लीजिए ना, हम 2 मिनट रुकते हैं ना। आ, कोई बात नहीं है, हम लिखा हुआ गा के सुनाते हैं, चैती बाद में सुनाएंगे, वो मेरे ही मोबाइल में, हमसे नहीं संभव होता है वो। जी हम जी एक बसंत पर सुनाते हैं फिलहाल, जी ठीक है। जी जी। धरती करल सिंगार सखी है बही गेलै, बसंती बयार सखी है बही गेलै, बसंती बयार। धरती करै छै सिंगार, सोनो रंग चमकै सौंसे धरती, सोनो रंग चमकै सौंसे धरती, पीरो पीर सरसों के चुनरी हजार सखी, चुनरी हजार। बहे बसंती बयार, बहे बसंती बयार। चिकना फूलों केरो बेस्तर सोहै, चिकना फूलों केरो बेस्तर सोहै। गहुमों के हंसुली बड़ी चमकदार, हे सखी गहुमों के हंसुली बड़ी चमकदार। गेंदा के कंगना खन 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 करे, गेंदा के कंगना खन 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 करे। भौरा फूलों पर करे छै गुंजार सखिए, करे छै गुंजार। कोइलो बोलिया हर साए, फुलिया बेगे चंपा कचना से, चंपा कचना। महुआ टप 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 के आधी रात सखिए, हाँ आधी रात सखिए, सौसे रसता गम गम लागले पथार सखिए, लागले पथार। धरती करे छे श्रृंगार सखिए, बही गेले बसंती बयार सखिए, बही गेले बसंती बयार। अमुआ की डारी में मंजर जे झूमे, पसरल मधु मास केरा, जरा पार धरती के संग संग मनुआ हुल सई। प्रकृति न बाटलक प्यार दुलार सखिए, प्यार दुलार सखी। बही गेले, हाँ हाँ बही गेले बसंती बयार सखिए, बही गेले बसंती बयार। वाह वाह ये वाह मेरी खुद दीदी। की रचना है, और स्वर भी मेरा ही। वाह दीदी वाह, कमाल की रचना है दीदी, और स्वर तो लाजवाब है। मैं श्रोतागण और को ये बता दूं अभी कि मुझे स्वयं भी नहीं मालूम था कि हमारी जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो दीदी हैं, वो इतना सुरीला गाती हैं। बहुत ही सुंदर रचना दीदी, और आपने इतने सुंदर तरीके से गाया जैसे हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए थे। दीदी कुछ कुछ इसकी जो शब्द हैं, आपने जो भी गाया, चलो, उनके कुछ शब्द जो हैं हाँ वो मैथिली से जी, मिलते जुलते हैं, जना लाइक गेलै, लाइक गेल छै। हाँ ये जो है, तो हाँ दोनों भाषा में मैथिली अंतर क्या में है? शायद हम्म, अंतर बहुत नहीं है।
जैसे हमारा जो अंगिका जिसे हम कहते हैं वो मैथिली में है छेलात गेलात जी ऐलात। जी। हम लोग छेलै गेलै ऐलन। लात है आकार की मात्रा है, यहाँ एक आर की मात्रा है। अच्छा। व्याकरण में यही अंतर है। जी जी। ठीक ना। मैथिली जैसे हम बोलेंगे अनुपम, अहाँ बाजै छलात, है ना, हम्म। या बाजै छियत। हम्म। और हम अंगिका तो हम बोले छो, ओ अच्छा। की मात्रा है, ए की ओके। मात्रा, ओकार की मात्रा है। अच्छा। तो यही फर्क है। और अम, ये ध्रुव की कहानी तुमने पढ़ी होगी। जी जी तो जी दीदी। ध्रुव के समय ही उनका बेटा पृथु था। हम्म। और वो पृथु अंग देश के पहले राजा। जी। ठीक है। हम्म। और ये चौथे मनवंतर की कहानी है, बहुत लंबी है इसलिए मैं उतना नहीं जाऊंगी। जी। तो आगे चलकर वो त्रेता युग से पहले की कहानी है। त्रेता युग में कहोल ऋषि आए। तो हम्म। उस समय तक्षशिला जो विक्रमशिला है, हम्म। तक्षशिला तो है पंजाब में, अभी मगध है। तो ये सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। मगही, बज्जिका, अंगिका, मैथिली। जी। मैथिली को जगन्नाथ मिश्रा का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। आज वो हम्म। लोक सेवा आयोग में है। जी। बाकी जो उपबोली है वो हम्म। अभी भटक रही है। तो तो हम चाहेंगे, हम तो मैं मुझे अंगिका का मैं महिला संसद भागलपुर की अध्यक्षा भी हूँ। जी दीदी। तो मेरा तो शोध अभी अंगिका में ही चल रहा है। तो तो यही थोड़ी बहुत अंतर है, छेका छीकी जी जिसको जी। अंगिका के तो भाषा है विद्यापति की जो हमारी। पदावली है, विद्यापति की पदावली मैथिली में है या अंगिका में? नहीं, मैथिली में। विद्यापति के पदावली, विद्यापति जब कवि थे ना, तो हम्म। बंगाल के लोगों में, बंगाली भी मिलता है ना हम लोगों से, अच्छा जी अंगिका और दीदी। मैथिली। जी जी। हम्म। तो उन्होंने सत्याग्रह किया कि ये हमारे कवि हैं, विवादास्पद है वो। हम्म। तो क्योंकि बोली लगभग एक ही है, और बंगाल भी पहले बिहार में ही था, दरभंगा भी भागलपुर क्षेत्र में ही था। जी। तो विद्यापति की भाषा थी मैथिली, और वो पदावली जो है ना मैथिली में, हम्म। और उनकी और भी रचना जो है अबहट्ट भाषा में। जी जी अवहट जी। अबहट्ट भाषा में। तो विद्यापति हिंदी के अभी कवि हो गए हैं। जब उन्होंने समृद्ध साहित्य लिखा तो हिंदी में चले गए। अब कल को जैसे फणेश्वर नाथ रेणु, वो अंग के सपूत हैं, तो जी हिंदी में चले गए। जी। विश्वम्भर कौशिक कविता लिखे, क्षेत्रीयता में भी उन्होंने कुछ लिखी, अप्रकाशित रही उनकी, हम्म। लेकिन वो हिंदी के धरोहर हो गए। जी तो विद्यापति इसीलिए विद्यापति हिंदी के धरोहर हो गए, जी एमए में चलती है उनकी। जी जी जी। तो जब हम ऊपर देंगे तो देश काल समाज को महाकाव्य देंगे, तो हिंदी में समाहित हो जाएंगे। जी अवधि में रामचरितमानस हुआ, तो वो जी हिंदी की धरोहर हो गई। सूरदास ने कृष्ण काव्य लिखा, तो जी वो हिंदी की धरोहर हो। जी। तो ऐसे ही साहित्य राष्ट्रभाषा की धरोहर हो जाती है। राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है, तो वही राष्ट्रभाषा है जिसमें सभी लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं, संपूर्ण राष्ट्र। जी ये तो दक्षिण भारतीय भाइयों को मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, उनके कारण हमारी हिंदी की मानसिकता अधिक गुलाम है। जी। जबकि वो अपने घर में अपनी मातृभाषा बोलते हैं, एक विषय हम्म। हिंदी भी पढ़ते हैं। जी दीदी, सीखने सिखाने का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। हम आपसे यूं ही सीखते बिल्कुल रहेंगे और जीवन भर चाहेंगे कि आपका वो आशीष, वो आपसे जो सीखने की लगन है वो मिलती रहे, और आप यूं ही हमें कुछ न कुछ अपने आशीर्वाद के साथ सिखाते रहें। अंत में दीदी एक सवाल, बिल्कुल। सवाल नहीं, बस एक हाँ। बात आपसे साझा करने के लिए कहूँगी। ऐसी कोई 3 बात जो हम्म। आप चाहते हैं कि आप, हमारे जो भी सुनने वाले लोग हैं, वो अपने जीवन में हमेशा याद रखें ताकि वो आगे बढ़ते रहें। मैं कहूंगी कि 3 बातों में एक महत्वपूर्ण बात है। तथागत लिखने वाले एक कहानीकार हैं, हिमांशु जोशी। अनुपम याद होगा, विद्यापीठ वो आए थे। जी जी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और सिखाने। तो जब वो मंच पर आए, तो विद्यापीठ का कार्यक्रम मंच पर ही, रंगमंच पर ही होता था, ललित कला संस्थान में होता था। जी तो चादर और मसनद बैठने के लिए अतिथि को दिया जाता था। और इतने उन्होंने धर्मयुग का भी प्रकाशन किया, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे, हिंदी के लेखक थे।
और वो आए तो इतनी सहजता से। अहंकार शून्य व्यक्तित्व था। मैं उद्घोषणा कर रही थी, अतिथि सत्कार की सदस्य होने के नाते मैं आगे आगे उनको ला रही थी, पीछे पीछे चल रही थी स्टेज पर। तो उनको मैंने देखा कि कितने लोग गए, किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने चप्पल अपना जूते उतारे, वैसे ही उन्होंने चादर जो बिछी हुई थी स्टेज पर उसको ठीक किया पहले, और फिर वो बैठे। बहुत छोटी सी बात है, चादर वो नहीं भी ठीक करते तो मैं चढ़ती, मैं ठीक कर देती, क्योंकि मेरी भी दृष्टि उस पर पड़ गई। जी जी। तो मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली, और मैं चाहूंगी कि ये प्रेरणा दूं। छोटे छोटे व्यवहार भी अच्छे व्यक्तित्व को निखारने में मदद करते हैं। जी कि उनको सौंदर्य बोध इतना उनको भरा हुआ उनमें था, उनके व्यक्तित्व में, कि उन्होंने चादर को खींच कर रखा और तब वो बैठे। यहीं पर कोई अहंकारी व्यक्तित्व होता तो शायद कहता, ये मैं अतिथि, मुख्य अतिथि हूँ, चादर क्यों छूऊं। तो मैं यही संदेश, पहला संदेश देना चाहूंगी कि व्यक्तित्व निखारने में व्यक्ति को अहंकार शून्य होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जी जी। थोड़ी भी घमंड ना हो। अहंकार व्यक्तित्व का भोजन होता है, वो व्यक्तित्व खा जाता है, अहंकार से उसका व्यक्तित्व शून्य होता है, और फिर जीवन भी उनका कुछ कुछ असफल हो जाता है। दूसरी बात, ज्ञान अगर किसी से भी मिले तो उसको ले लेना चाहिए। यहाँ भी मैं उदाहरण द्वारा ही कहना चाहूंगी कि राम ने रावण को मारा। बहुत बड़े रावण राजनीतिज्ञ थे, अहंकारी था, उत्पाती था, लेकिन राम ने लक्ष्मण भाई से कहा, लक्ष्मण भाई आप उनसे राजनीति सीख लें, कुछ शिक्षा लें। तो लक्ष्मण खड़े हो गए मस्तिष्क के पास, कहे नहीं, जिससे कुछ लेना होता है वह व्यक्ति याचक होता है, जी तो याचना करने वाला पैर के पास होता है। तो इसीलिए तुम उसके पैर के पास जाओ और मांगो। तब जाके लक्ष्मण गए और रावण के पैर के पास खड़े होके कुछ राजनीति का ज्ञान हासिल किया। तीसरी सीख मैं अपने अनुभव से दूंगी कि आप अगर पुस्तक को मित्र बना लें, अच्छे ज्ञान को अर्जन करें, घर से, परिवार से, समाज से, प्रांत से, रेलगाड़ी पर चलते हुए, बस पे चढ़ते हुए, और उस ज्ञान को हासिल कर दूसरे में बांटते जाएं, तो आपकी प्रतिभा निरंतर बढ़ती चली जाएगी, और आध्यात्मिक कौशल का विकास होगा, और विश्वास को लेकर आगे बढ़ेंगे, लोगों का सम्मान करेंगे, नैतिक मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। तो आप देवता की श्रेणी में, मनुष्य क्या, आप देवता की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे, सदैव अमर रहेंगे। मैं ये 3 बातें अपने सभी सुनने वाले को और जानने वाले को कहना चाहूंगी, और मैंने कहा ये 3 बातें हमारी दृष्टिकोण से ही बहुत श्रेष्ठ बातें। जी दीदी, ये 3 बातें तो जैसा लग रहा है कि सारी, कहते हैं ना कि हमारे व्यक्तित्व में निखार ही नहीं, हमारा पूरा ही व्यक्तित्व में जीवन परिवर्तन सफल। ला देंगी। जी, जीवन सफल हो जाएगा। जैसे आपने जी बताया कि छोटे-छोटे व्यवहारों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करते हैं। और व्यक्तित्व हम्म, विकास निखारने में किसी को भी अहंकार शून्य होना चाहिए। तो सही में ये करते ही हम अपने आप ही धरातल पे आ जाएँगे और सीखते रहेंगे। और शिक्षक होने के नाते आपने सब शिक्षा से जुड़ी बातें कही कि अगर हम अपने ज्ञान को, मतलब जो सीखने की लगन है वो बने रहे, जहाँ से जो भी मिल पड़ता है सीखते रहे, और फिर जो भी सीखा उसको बांटते रहे। तो दीदी आपने तो सही में एक शिक्षक, एक किसी भी, क्योंकि हम लोग हर कोई जीवन से सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, तो ये सीखने सिखाने का जो कहते हैं मौका, वो कभी ख़त्म नहीं होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, तहे दिल से शुक्रिया कि आप यहाँ आई और आपने इतना कुछ इतने ही कम समय में हम सबके साथ साझा किया है। अब मैं बहुत अंत में आशीर्वाद सभी
जो मेरे शिष्य रहे हैं, शिष्या रही हैं, और तुम्हें मैं अभी इस प्लेटफॉर्म के जरिए से बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। यशस्वी भव। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, एक बार फिर से नमन, कोटि कोटि नमन, क्योंकि मैंने जो भी सीखा है, कम से कम हिंदी, आज जो मेरी टूटी फूटी भी जो भी हिंदी है वो सब आपकी वजह से है दीदी। मुझे भी गर्व है कि मेरी बच्ची हिंदी को दूर दूर तक पहुंचाने में कामयाब हो रही है, इसीलिए तुम्हारे प्रखरता की मैं ईश्वर से कामना करती प्रणाम दीदी। और अब मैं अपने सभी श्रोतागण से कहना चाहूँगी कि अगर आपने ये पूरा एपिसोड सुना और सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को तो मिला ही होगा, क्योंकि अंशु दीदी ने ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें भी हमारे साथ साझा की हैं जो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धि लेके आ सकती हैं। तो आप सबको अगर पसंद आया हो तो आप स्वयं भी सुने और अपने से जुड़े हर एक लोगों के साथ साझा करें। और महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि दीदी ने कहा कि हम अबला नहीं सबला हैं, तो सबला बनकर हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ मेरी कुछ तुम्हारी की ओर से आप सबका शुभ धन्यवाद।